सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मास स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? मास स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन मास स्टडी ऑफ न्यूक्लियस से पहले मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी बता चुका हूँ ना। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भाई? जब हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में टाइटली बाइंडिंग होती है, उस टाइम पे यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। तो जितना ज्यादा टाइटली बाइंड होंगे ना ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में, उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। जितने ज्यादा पाई मेसॉन पार्टिकल इनके बीच में ट्रांसफर होंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो ये चीज मैं बता चुका हूं। और क्या बताया था मैंने? जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी न्यूक्लियर रिएक्शन में उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है ना? जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है ना? ओके, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे मास स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। और एक चीज और बता देता हूँ भाई, जल्दी जल्दी चलेंगे। बस इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री को मैं जितना हो सकेगा इस लेक्चर में फिनिश कराऊंगा आपको। इस लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर का 20 to 25 मिनट और लगेंगे नेक्स्ट में मेरे को। ठीक है ना? लेकिन इस लेक्चर में कंप्लीट कराता हूँ। ओके, जितना हो सके। ठीक है ना? ठीक है भाई, मास स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मास स्टडी करेंगे, मास की स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के मास की। ठीक है ना? किस चीज की? न्यूक्लियस के मास की अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा गाइस सभी। आप सभी सुनिए भाई ध्यान से। तो मास स्टडी ऑफ न्यूक्लियस में हम क्या देखते हैं? हम जनरली एक न्यूक्लियस के मास की स्टडी करते हैं। किस चीज की? एक न्यूक्लियस के मास की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के मास की जब हम स्टडी करते हैं तो यहां पर क्या आता है भाई? यहां पर हम क्या देखते हैं? हम इस न्यूक्लियस के मास की स्टडी करते हैं यहां पर। ठीक है ना? इस न्यूक्लियस के मास की। तो यहां पर एक टर्म आती है। ठीक है ना? टर्म आती है। ये क्या है? न्यूक्लियस। लिख लीजिएगा, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है ना? इसके बाद यहां पर एक टर्म आती है और वो टर्म क्या होती है? मास डिफेक्ट। यहां पर एक टर्म निकल के आती है और वो टर्म क्या होती है भाई? मास डिफेक्ट। जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। जिस टर्म को हम जनरली क्या बोलते हैं भाई? मास डिफेक्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है ना? जिस टर्म को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है ना? सुन लीजिए ध्यान से। ओके, तो यहां पर जो टर्म आई है वो क्या है भाई? जो टर्म आई है यहां पर वो क्या है? वो टर्म है मास डिफेक्ट। ठीक है ना? तो हम यहां पर क्या देखते हैं? हम यहां पर देखते हैं जो हमारा न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, यहां पर जो हमारा न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है भाई, वो क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जब हम यहां पर स्टडी करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से यहां पर हमारा एक न्यूक्लियॉन्स फॉर्म होता है। आप सभी को पता है न्यूक्लियॉन्स, जनरल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से क्या जनरेट होता है भाई? एक न्यूक्लियॉन्स जनरेट होता है। और उस न्यूक्लियॉन्स से जनरली हमारे क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है वो न्यूक्लियॉन्स। तो भाई न्यूक्लियस के अंदर जो कलेक्टिवली टर्म होती है ना, इसको ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना? तो एक न्यूक्लियस के मास की स्टडी करते टाइम यहां पर एक टर्म आ जाता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। और जनरली मैं आपको बता देता हूं ये मास डिफेक्ट का ही सारा रोल होगा किस चीज में? बाइंडिंग एनर्जी में भी। बाइंडिंग एनर्जी में भी मास डिफेक्ट का ही सारा रोल होगा। ठीक है ना? जनरली हम तो देखेंगे कि भाई ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास होता है भाई, एक्चुअली में जो मास होगा, एक्चुअली जो आप न्यूक्लियस के मास की स्टडी करोगे भाई, एक्चुअल मास भी वही होना चाहिए और टोटल मास भी वही होना चाहिए। लेकिन आप क्या देखोगे कि यहाँ पर टोटल मास ज्यादा है एक्चुअल मास से। कैसे भाई? यहाँ पर एक मास डिफेक्ट टर्म आ गई, मास डिफेक्ट टर्म आ गई। यहाँ पर थोड़ी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होते टाइम थोड़ा सा मास डिक्रीज भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? आखिरकार वो डिक्रीज क्यों हो रहा है? उन टर्म को भी आप यहाँ पर क्या करोगे भाई? स्टडी करोगे। ठीक है ना? तो आप इन सभी चीजों को भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर देखिए हम क्या देखते हैं, जब हमने एक न्यूक्लियस के मास की स्टडी की तो उस टाइम हमने क्या देखा? देख लीजिए न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 5 प्रोटॉन और मान लीजिए 5 न्यूट्रॉन है। जब हमने इसका क्या निकाला? जब हमने इसका मास निकाला ना, मास की स्टडी की जब इसकी, तो इसमें क्या आ गया? ये टर्म आ गई भाई। कौन सी? मास डिफेक्ट वाले। सॉरी गाइस, तो हमने क्या देखा? यहां पर एक टर्म आ गई मास डिफेक्ट की। ठीक है ना? तो इस मास डिफेक्ट वाली टर्म को ही हम यहां पर एग्जांपल से स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस के एक एग्जांपल लेंगे, एक न्यूक्लियस का, वो क्या? नियोन। हमारा कौन सा एटम है भाई? हम नियोन का एग्जांपल ले लेते हैं। किस चीज का? नियोन का। तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, अब आप जल्दी जल्दी कराते हैं हम आपको। देखिए हमने जब नियोन्स लिया, नियोन्स के हमने मास की स्टडी की, नियोन्स के न्यूक्लियस के मास की स्टडी की, तो यहां पर क्या था भाई? नियोन का मास, एटॉमिक नंबर था इसका 10 और इसका मास जब स्टडी किया तो हमने क्या देखा? यहां पर 5 न्यूट्रॉन थे प्लस यहां पर 5 प्रोटॉन थे।
ठीक है ना, 5 न्यूट्रॉन प्लस 5 प्रोटॉन। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर जो न्यूक्लियस का मास है उस मास में जब हमने यहाँ पर जो नियोन है, नियोन के न्यूक्लियस के जब मास की स्टडी की इन एएमयू यूनिट में, क्या भाई न्यूक्लियस के सॉरी नियोन के न्यूक्लियस की जब हमने स्टडी की किसमें, एएमयू यूनिट में, तो हमने यहाँ पर क्या चीज चेक की भाई, यहाँ पर जो इसका टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस था, जो टोटल मास ऑफ नियोन न्यूक्लियंस या फिर नियोन न्यूक्लियस था, वो ज्यादा था एक्चुअल मास ऑफ नियोन न्यूक्लियस से। ठीक है ना, हमने जब इसमें क्या किया, एएमयू यूनिट में क्या किया भाई, इसकी मास की स्टडी की, क्या किया भाई, जब हमने इसमें क्या किया, एएमयू यूनिट में इसके मास की स्टडी की, तो हमने यहां पर क्या चीज चेक की, जो इसका टोटल मास था, टोटल मास इज ग्रेटर देन एक्चुअल मास। जो इसमें इसका जो टोटल मास था वो क्या था भाई, ग्रेटर था, ज्यादा था एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस से। टोटल मास इज ग्रेटर देन एक्चुअल मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। ठीक है ना, ओके, ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को, आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। ठीक है भाई, देख लिया आपने। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो मास है ना, मास, इसका जो मास था, जो टोटल मास ज्यादा था एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस से, तो हमने यहाँ पर इसके बाद क्या स्टडी किया कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मास जो था न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस की जब नियोन के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी फॉर्मेशन ही होगी ना, तो उसकी जब फॉर्मेशन हो रही थी तो उसके फॉर्मेशन टाइम थोड़ा सा मास क्या हो रहा था, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। क्या, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। और ये एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा था, ये एनर्जी में, ये एनर्जी ही यूज हो रही थी हमारी बाइंडिंग एनर्जी के लिए और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है ना, यही एनर्जी यूज हो रही थी जनरली किस चीज में, ये एनर्जी कब बन रहा था, जनरली ये एनर्जी कब बन रही थी भाई, जब हमारी बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म हो रही थी और जब हमारा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जनरेट हो रही थी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, उस टाइम पे ये जो मास है थोड़ा बहुत वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। सुन लीजिए दोबारा कि हमारा थोड़ा बहुत मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था न्यूक्लियस के अंदर, जो हमारा न्यूक्लियस फॉर्मेशन टाइम क्या हो रहा था, थोड़ा बहुत मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन क्यों हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और हमारा बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्मेशन करने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्मेशन करने के लिए और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या चीज चेक की, इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर ये जितना भी प्रोसेस हुआ है, एनर्जी की फॉर्मेशन हुई है, ये कब हुई भाई, ये एनर्जी की फॉर्मेशन जो है वो कब हुई है, ये सारी एनर्जी की फॉर्मेशन जनरली यहाँ पर ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन टाइम ही हुई है। ये सारी जो एनर्जी की फॉर्मेशन हुई है, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है, ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन टाइम ही फॉर्म हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर टर्म स्टडी करते हैं, कौन सी, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जनरली क्या होता है भाई, डेल्टा एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास डिफेक्ट को। ठीक है ना, जो मास डिफेक्ट होता है उस मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मास डिफेक्ट क्या होता है, तो ये वही मास होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो मास डिफेक्ट है ये कौन सा मास है भाई, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो जनरली किस चीज के लिए, बाइंडिंग एनर्जी के लिए यूज हो रहा है, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है, वही क्या है, मास डिफेक्ट। क्या भाई, मास डिफेक्ट क्या है, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो मास। ठीक है ना, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो मास, और यही एनर्जी जनरली क्या होती है भाई, इसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और ठीक है ना, जो एनर्जी हमारे न्यूक्लियस स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, वही इसको ही हम क्या बोलते हैं जनरली, ये वही मास है जो कि कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। ठीक है ना, जिसको हम मास डिफेक्ट से शो करते हैं। ठीक है ना, मास डिफेक्ट से। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या एनर्जी कब डेवलप्ड होती है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है भाई, पाई मैसोन पार्टिकल का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, तो जब इनके बीच में पाई मैसोन पार्टिकल का ट्रांसफर होगा तो उस टाइम में यहाँ पर एनर्जी डेवलप्ड होती है। ठीक है ना, तो आप इस चीज को भी अच्छे से लिख लीजिएगा, पाई मैसोन पार्टिकल के ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी डेवलप्ड होती है। ठीक है ना, क्या होता है भाई, एनर्जी डेवलप होती है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, तो आप इस चीज को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सभी स्टूडेंट कर लीजिए कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट कर लेना CSIR नेट JRF के लिए बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन ही आता है यहाँ से। ठीक है ना, ओके, कैलकुलेशन ही आएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी आप लिख लीजिए, हाउ टू
हाउ टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। हाउ टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। आखिरकार हम बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आखिरकार हम यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी चीज को अब हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है ना, देख लीजिए आप ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सुनिए भाई, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, देखिए लिखिए आप, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर होता है। लेकिन जब हमने बाइंडिंग एनर्जी को अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लॉ डिस्क्राइब किया, क्या भाई, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लॉ, किसके अकॉर्डिंग, आइंस्टीन लॉ के। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, हमने क्या किया भाई, हमने जब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लॉ, ये टर्म जनरली, ये टर्म कब आई भाई, अगर हम बात करें कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी की टर्म ये क्यों आई, सी स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर हम ये बात करते हैं कि आखिरकार हमने यहाँ पर डेल्टा एम को, मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो सुनिएगा, जब हमने डेल्टा एम, जब बाइंडिंग एनर्जी को किसके साथ रिलेट किया, बाइंडिंग एनर्जी में जो मास है, मास को जब हमने किसके साथ रिलेट किया, आइंस्टीन लॉ के साथ, आइंस्टीन लॉ के साथ जब हमने रिलेट किया तो उस टाइम पे ये टर्म निकल के आई थी। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लॉ, आइंस्टीन लॉ क्या था भाई, आइंस्टीन लॉ क्या था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था ना। एनर्जी जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग भाई क्या था, एनर्जी क्या है, एम सी स्क्वायर होती है। ठीक है ना, तो जब हमने क्या किया, मास रिलेट विद आइंस्टीन लॉ के साथ मास रिलेट किया, तो हमारी जब निकल के आई टर्म, वो क्या निकल के आई, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यहां पर क्या हुआ, जो बाइंडिंग एनर्जी को, तो एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट होगी, बाइंडिंग एनर्जी में। ठीक है ना, मास किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये मास किस चीज में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा एम में, और इंटू सी स्क्वायर। तो एनर्जी क्या है यहाँ पर, बाइंडिंग एनर्जी हमने, या बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने ना, तो बाइंडिंग एनर्जी हमने आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग निकाल ली। क्या भाई, एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, मास क्या है यहाँ पर, मास डिफेक्ट, तो डेल्टा एम, और डेल्टा एम को हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो आप इस चीज को लिख लीजिए अच्छे से। ओके, सी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी स्क्वायर जनरली क्या है, सी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर हम कुछ एक वैल्यू को स्टडी करना पड़ता है, और उन वैल्यू को स्टडी करने के बाद ही हम यहाँ पर क्या निकाल पाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर पाते हैं। और वो जनरली वो क्या है भाई, वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और वेलोसिटी लाइट की वैल्यू होती हैं। ठीक है ना, तो आप उन चीजों को लिख लीजिए। क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर कुछ एक वैल्यू होती हैं, जिन वैल्यू को याद करोगे जब ही आप बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर पाओगे। और वो क्या होती हैं, जनरली वो होती है न्यूट्रॉन की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू, और हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू। तो देखिए भाई, प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन की वैल्यू लिखिए, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है भाई, प्रोटॉन की वैल्यू इन एएमयू में 1.00 लिख लीजिए आप, 1.007277। न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.008665। ठीक है ना, ये एएमयू में आती है भाई। ठीक है ना, ये किस चीज में है, एएमयू में। ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इस चीज को भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने क्या देखा, बाइंडिंग एनर्जी को हम जनरली किस चीज के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, इन वैल्यू को हमें याद करना होता है। ठीक है ना, तब हम यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी को अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है ना, तो इन वैल्यू का बहुत ज्यादा रोल होता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, प्रोटॉन की वैल्यू, न्यूट्रॉन की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों, क्योंकि मास डिफेक्ट जनरली क्या होता है, आपको जनरली मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू कहां पर यूज होगी, न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगी। ठीक है ना, ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है उसकी भी इंपॉर्टेंस आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनसे आपका क्या आएगा, वैल्यू जनरली जनरेट हो गई। ठीक है ना, ओके, तो याद रखिएगा आप, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ओके, तो जब इन वैल्यू को आप पुट करते हो बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले में, आपको आगे फॉर्मूले भी आएंगे। ठीक है ना, ओके, जब हम इन वैल्यू को पुट करोगे तो उस टाइम पे आपकी क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी
कैलकुलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? आपकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन ये कब होती है? ये कब होती है? जब हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो इक्वल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो क्या होता है? इक्वल होता है उस टाइम पे। लेकिन अगर हमारा किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट हो, तो वहां पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अभी बाइंडिंग एनर्जी को, वहां पर हम बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम ये चीज चेक करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना भाई? मैं क्या बोल रहा हूं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल रहे हैं? अगर हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर वो डिफरेंट हो, तो हम यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे पर न्यूक्लियॉन्स की? क्या बोल रहा हूं मैं? अगर यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स के अंदर न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो डिफरेंट हो न्यूक्लियॉन्स में, तो हम आखिरकार कैसे कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी को? ठीक है ना? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स के लिए फॉर्मूला होता है क्या? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना? तो आप लिख लीजिए, जनरली जो मैंने ऊपर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करवाने का फॉर्मूला बताया, उसमें क्या था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो था इक्वल न्यूक्लियॉन्स में। न्यूक्लियॉन्स में क्या था? न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन रेशो था वो इक्वल था सभी न्यूक्लियॉन्स में। ठीक है ना? तो इसीलिए हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे डेल्टा m × c² से। लेकिन अगर कहीं पर न्यूक्लियॉन्स के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो इक्वल ना हो न्यूक्लियॉन्स में, तो न्यूक्लियॉन्स के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना? आप लिख लीजिए भाई, कैलकुलेट कर लीजिए। इसको रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? क्या भाई? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो इज नॉट इक्वल। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो इज नॉट इक्वल। देन हाउ टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी? ठीक है ना? तो हम क्या निकलेंगे? देन हाउ टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। देन हम बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आप लिख लीजिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स। क्या लिखना है आपको? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स। तो आप सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को देखिए भाई। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, अब आप सभी को यही चीज कैलकुलेट करनी है। तो आप लिख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल रहा हूं? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना? तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है ना? यहां पर आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। क्या होता है भाई? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियॉन्स। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर ध्यान से सुनिएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या भाई? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स। तो कैसे करेंगे? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियॉन्स। क्या? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस लगा देना और टोटल न्यूक्लियॉन्स को से डिवाइड कर देना। ठीक है ना? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड कर देना, आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स आ जाएगी। क्या भाई? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियॉन्स निकल के आ जाएगी। ठीक है ना? ओके, ठीक है भाई। अब आती है हमारी बात कि जनरली बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है किस चीज में? एएमयू में। जनरली हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो निकल के आती है भाई किस चीज में? एएमयू में। तो हम अगर एएमयू को कन्वर्ट करना चाहें किस चीज में? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट करना चाहिए किस चीज में? किलो जूल पर मोल में। किलो जूल पर मोल में। ठीक है ना? तो ये कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे? तो अब हमको यही बताना कन्वर्जन कैसे होगा ये यूनिट में। यूनिट में ये जो कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्जन जो यूनिट के अंदर वो कैसे होगा, यही चीज अब हम आपको डिफाइन करते हैं। चलिए ठीक है।
तो देखिएगा भाई, अगर हमें, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, अगर देखिए हमें एएमयू में यूनिट चाहिए, एएमयू में अगर हमें यूनिट चाहिए, एएमयू में बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें किस चीज में चाहिए, एएमयू में चाहिए, एएमयू यूनिट में, तो हम क्या करते हैं, हम यही फॉर्मूला जनरली यूज कर लेते हैं, डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमें एएमयू में ना चाह के मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम क्या करते हैं, तो हम डेल्टा एम को डायरेक्ट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ना करा के किसी से 139 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? 139 से, डायरेक्ट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ना करके मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 139 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। और अगर हमें वैल्यू एएमयू या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना चाह के किलो जूल पर मोल में चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वैल्यू आई है, क्या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 96.48 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल से, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी यहां पर वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, किलो जूल पर मोल में आती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्या बताया था कि अगर हमें एएमयू में नहीं चाहिए यूनिट बाइंडिंग एनर्जी की, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हम 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और हमारी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमें किलो जूल पर मोल में चाहिए तो हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 96.48 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 किलो जूल पर मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारी वैल्यू है वो किलो जूल पर मोल में आ जाएगी। किस चीज से? हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96.48 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 किलो जूल पर मोल से, जिसके बाद जो हमारी वैल्यू है यहां पर, जिसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, किलो जूल पर मोल में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप सभी स्टूडेंट इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कर लिया भाई, कर लिया होगा। इसके बाद यहां पर हम क्या देखते हैं, इसके बाद हमारी क्या टर्म आती है भाई, इसके बाद हमारी यहां पर क्या टर्म आती है, इसके बाद हम यहां पर देखते हैं, अगर हमें वैल्यू एएमयू में चाहिए तो हम डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमें वैल्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम यहां पर डेल्टा एम मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ना करके 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कभी आप एएमयू किससे पहले आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो डेल्टा एम को, उसके बाद आप 931 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होगा। हम डेल्टा एम को डायरेक्ट ही 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाती है। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ, स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ। बस स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बस सुन लीजिए। स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ में क्या होता है दिखाता हूं, देखिए आपको, लिख लीजिए, आप ऊपर लिख लीजिए, स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ। स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ। तो अब हम यहां पर क्या देखते हैं, स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ को यहां पर चेक करते हैं। किस चीज को? स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, ठीक है ना। किस चीज को भाई? स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ को। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, ये हमारे पास ग्राफ है भाई, ये क्या है, ये हमारे सामने क्या है भाई, ये ग्राफ आएगा आपके सामने, स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ हम इसको बोलते हैं। क्या भाई? स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस तरफ तो होता है क्या, बाइंडिंग एनर्जी, इस तरफ क्या होता है, मास नंबर, ठीक है ना, इस तरफ क्या होता है, मास नंबर, लिख लीजिए आप। ये क्या होगा भाई, मास, एटॉमिक मास इसको बोल सकते हैं, मास नंबर। और यहां पर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, बोल सकते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए भाई, यहां पर मास नंबर लिख लीजिए आप, जनरली कितने से कितना लिख लीजिए, जैसे कि 1 मिनट बताते हैं, रुकिएगा 1 मिनट गाइस, 0, 50, 100, 150, 200, 250,
ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां पर देखिए ग्राफ आता है सिंपल सा एक ग्राफ आता है, वो ग्राफ देख लीजिएगा आप। वो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है भाई, ये देखिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। ग्राफ आता है यहां से एक सिंपल सा, ये देखिए हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है जनरली ग्राफ, और वो क्या जाता है, ये देखिए ये इस टाइप से जाता है भाई, ये हीलियम पे, ये जनरली क्या आ गया, ये हीलियम आ गया, ये H4 H2, ठीक है ना, हीलियम, और ये फिर वापिस आएगा लिथियम, वो इस टाइप से जाएगा भाई, ये आयरन की तरफ, ठीक है ना, इंक्रीज होता है यहाँ पर हीलियम, फिर लिथियम, फिर यहाँ पर क्या आएगा लिथियम, फिर ऐसे इंक्रीज होगा बाइंडिंग एनर्जी, फिर धीरे धीरे फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर भाई, एटॉमिक नंबर 65 तक। एक मिनट रुकिए गाइस, ठीक है ना। तो यहां पर बस मैं आपको ग्राफ में एक चीज बता देता हूं आपको, ये देखिए मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, एटॉमिक मास यहां पर क्या 65 है, ठीक है ना, यहां पर क्या एटॉमिक मास है 65, कितना 65। तो मैं आपको बता देता हूं, बस सिंपल सा आपको एक रूल बता देता हूं क्या होता है यहां पर इस ग्राफ के अंदर जो जनरली होता है क्या, ये देखिए हाइड्रोजन है, ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सॉरी बेरिलियम ब्रोन नहीं आएगा यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर कुछ और आता है भाई, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर चलते हैं भाई, यहाँ पर चलता है यूरेनियम तक चलता है। इस ग्राफ में मैं आपको लिखवा देता हूँ, चलिए इस ग्राफ में मैं आपको सब कुछ करा देता हूँ, क्योंकि इस ग्राफ में कराना जरूरी भी है, एक बार ये चीज़ दिखानी जरूरी भी है, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ी होगी। चलिए मैं इसको इस ग्राफ में आपको दिखा देता हूँ सब कुछ, वो लाइनें भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिएगा ये ग्राफ चलता है भाई इस प्रकार कुछ, देखिएगा ध्यान से, ये आता है भाई 5 पे, 5 से थोड़ा सा ऊपर, ये फिर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर जो आता है वो आता है हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहाँ पर आता है भाई हीलियम, ठीक है ना, यहाँ पर आता है भाई लिथियम, ठीक है ना, ध्यान से लिख लीजिए, ये 4, ये 2, ठीक है ना, लिख लीजिए आप ध्यान से। यहाँ पर जो यहाँ पर क्या आता है कार्बन 12, यहाँ पर क्या आता है कार्बन 14, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आता है आयरन, ठीक है ना, मैं सभी का बताऊंगा, मीन्स भी बताऊंगा क्या होता है यहाँ पर, ये उसके बाद यहाँ पर आता है टिन, ठीक है ना, उसके बाद टेंटलम, फिर लेड, फिर हम यहाँ पर लास्ट में क्या आता है यूरेनियम, और यहाँ पर एक आता है यूरेनियम, ये तो होता है यूरेनियम कौन सा भी 238, ये 208 लेड होता है जिसका मास 208, ठीक है ना, यूरेनियम होता है 235, यहाँ पर आता है, ठीक है ना, मास बता दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर आयरन का लिख लीजिए आप, आयरन का कितना है 65, ठीक है ना, और सभी के मास आप लिख लीजिएगा। ओके, इनका तो आपको पता ही है, ये इतना भाई यूरेनियम एक लेड 208 है, ये क्या है 208 है लेड, ठीक है ना, ये यहाँ पर यूरेनियम है कितना 235 का, ये 238 का। यूरेनियम में तो रिएक्शन होती रहती है, यूरेनियम तो रिएक्शन करता रहता है, अपने न्यूट्रॉन को बाहर निकालता रहता है, ठीक है ना, मास को डिक्रीज करता रहता है। तो यहाँ पर ये यूरेनियम दिखा दिया है मैंने आपको, ठीक है ना, यूरेनियम एक 235 का, एक 238 का, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम जनरली क्या देखते हैं इस ग्राफ से, बस इस ग्राफ में आप ध्यान से एक चीज लिखिए, तो इस ग्राफ से ही हमने ये चीज देखी कि जो हमारा रिलीजिंग एनर्जी होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लिख लीजिए आप, बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीजिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिलीजिंग एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है भाई, बाइंडिंग एनर्जी, इसमें हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में क्या स्टडी किया उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम यहां पर जब 1 से 65 तक जब जा रहे हैं, 65 तक, तो यहां पर 65 तक एटॉमिक मास 65 तक तो क्या हो रहा है, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है।
क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे ही एटॉमिक मास 65 से अबव होना स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और ये स्टैटिस्टिकल ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा काम आने वाला है किस चीज में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि एटॉमिक मास 65 तक, एटॉमिक मास जहां पर 65 होता है वहां तक तो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच में बाइंडिंग जो वो स्ट्रांगली हो पा रही है, क्योंकि वहां पर और ज्यादा न्यूट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं, वहां पर न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन्स हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में नहीं है, इजीली हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पैक हैं और वो इजीली बाइंड कर रहे हैं, ज्यादा हाई एनर्जी में नहीं है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ज्यादा हाई एनर्जी में नहीं होने के कारण वो अपने रिलीज नहीं करते, अपने मतलब अनस्टेबिलिटी की ओर नहीं है, वो स्टेबल है वो न्यूक्लियस। आयरन तक जो न्यूट्रॉन हो, आयरन तक जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल होने के कारण वो क्या होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को भी हाई फॉर्म कराते हैं, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी वहां पर हाई फॉर्म होती है। लेकिन जैसे ही एटॉमिक मास 65 से अबोव होना स्टार्ट हो जाता है, अबोव होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, रीजन क्या होता है उसका, क्योंकि भाई एटॉमिक मास इंक्रीज हो गया, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो उनकी संख्या ज्यादा होनी स्टार्ट हो गई, उनकी संख्या ज्यादा स्टार्ट हो गई, जिसके कारण वहां पर क्या होगा, वहां पर इंट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, जिसके कारण एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी उनकी न्यूक्लियॉन्स की, प्रोटॉन की, तो क्या होगा, वो रिलीज होंगे, अनस्टेबिलिटी होगी, अनस्टेबल होगी ना वो, इंट्रैक्शन जितना, मतलब जो रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उनके बीच में, मतलब कि हमारे न्यूक्लियॉन्स की इतनी पावर नहीं है, न्यूक्लियॉन्स की इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि वो भाई बस जितने मन चाहे उतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर, प्रोटॉन को अपने अंदर मतलब एडजस्ट करवा ले, नहीं, इतनी पावर नहीं होती। तो इसी कारण हमने बताया था आपको कि यूरेनियम में भी क्या होता है कि अल्फा डीके होता है, अल्फा एमिशन, क्यों, क्योंकि वहां पर उनकी इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने जो न्यूक्लियन और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको अपने अंदर मतलब कि एडजस्ट करवा सके, इसीलिए वहां पर क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होने के कारण वो कुछ एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं स्टेबल होने के लिए। उसी प्रकार यहां पर होता है, एटॉमिक मास जब 65 से अबव होना स्टार्ट होता है तो वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो बाइंडिंग एनर्जी भी डिक्रीज होगी, ये आपको पता ही है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जहां पर ज्यादा होती है ना वहां पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हाई होती है। लेकिन यहां पर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बाइंडिंग है वो टाइटली नहीं रही, वो थोड़ी सी लूज हो गई, ठीक है ना, वो थोड़ी लूज होगी, वहां पर इंटरेक्शन थोड़ा लूज हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने क्या बताया, एटॉमिक नंबर आप लिख लीजिएगा इसको, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकली बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, हमने यहां पर एक चीज चेक की कि जब एटॉमिक नंबर 65 तक, एटॉमिक मास 65 तक तो हमारा क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि वहां तक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हाई रहती है, ठीक है ना, इसीलिए वहां पर बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही एटॉमिक मास 65 से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है वैसे ही वहां पर क्या होता है भाई, वैसे ही वहां पर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है एटॉमिक मास 65 के बाद। और ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा वहां पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, वो मैं आपको पहले भी डिस्क्राइब मतलब कि आपके सामने डिफाइन कर चुका हूं, किसमें, जब हमारा मास 209 होता था, 209 और 209 के बाद वाले एटॉमिक मास वाला, ठीक है ना, एटॉमिक मास वाले जितने भी एटम है वहां पर क्यों नहीं होता, वहां पर अल्फा डीके क्यों होता है, अल्फा इमिशन क्यों होता है वहां पर, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहती, न्यूक्लियस में उनकी इतनी पावर नहीं होती है कि वो और ज्यादा न्यूक्लियंस को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अपने अंदर एडजस्ट करा सके, इसीलिए वो अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने के कारण वो गामा रेडिएशन या आप बोल सकते हो अल्फा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, वो अल्फा डीके करते हैं, ठीक है ना, जिसमें अल्फा पार्टिकल कौन सा होता है, हीलियम, ठीक है, तो आप याद रखिए। ओके, तो आपने कर लिया भाई, कर लिया ना आपने। तो आप एक चीज कर सकते हो, यहां पर आप एक चीज कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिफेक्ट। इस स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग एनर्जी से आप मास डिफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज की होता है, मास डिफेक्ट को। आप इस चीज को भी कर सकते हो, कैसे, मास डिफेक्ट जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी, मतलब मास डिफेक्ट कौन सा होता है, मास डिफेक्ट वही होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो मास डिफेक्ट जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा हमारा एनर्जी बन रही होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा हमारी बाइंडिंग एनर्जी बनेगी। तो मास डिफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना।
तो आप इस चीज को कर लीजिए, मास डिफेक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मास डिफेक्ट ही वो एक टर्म होती है जो हमें ये बताती है कि भाई हमारा इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा वही एनर्जी जनरली क्या कहलाएगी, जनरली वो उसी एनर्जी से हम किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी को, ठीक है ना। तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिफेक्ट, क्योंकि मास डिफेक्ट क्या करता है, मास डिफेक्ट ही वो टर्म होती है जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी में यूज हो रही होती है, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी में यूज हो रही है। तो मास डिफेक्ट में क्या बताता है, इतना मास हमारा बाइंडिंग एनर्जी के लिए यूज हो गया, ठीक है ना। ओके, मास डिफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि मास डिफेक्ट जितना ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, न्यूक्लियर रिएक्शंस को। एक मिनट रुकिए, इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं भाई, इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को चेक करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर टॉपिक आएगा भाई न्यूक्लियर रिएक्शन का आएगा, तो आप सभी नोट डाउन भी कर लीजिए अपनी कॉपी में न्यूक्लियर रिएक्शन को, और भाई ऊपर लिख लीजिएगा सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए ये तो अभी हमने मतलब कि आपको क्या कराया है, यूनिट करा दिया कंप्लीट, अभी क्वेश्चन रहे हुए हैं, क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन भी आपको हम आपके सामने लेके आएंगे, क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। हमने भी डाटा लिया है कहीं कहीं से, बुक से हम लेके आए आपके लिए डाटा, वो बुक्स वाला डाटा जो आपको प्रोवाइड कराएंगे कंप्लीट, ठीक है ना। क्वेश्चंस कराएंगे, अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको इन लेक्चर्स के बाद आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है नहीं प्रोवाइड कराएंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे कंप्लीट, ठीक है ना। ओके, तो ये आप लिख लीजिए भाई, आप लिख लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए, टॉपिक का नाम डाल लीजिए न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में जनरली क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही बता देता हूं। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में एक हमारे पास टारगेट न्यूक्लियाई होती है। क्या होती है भाई, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियाई होती है। क्या, टारगेट न्यूक्लियाई। और उस टारगेट न्यूक्लियाई पे हम क्या कराते हैं, स्मॉल न्यूक्लियाई का, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई, प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। उस प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई का हम उस टारगेट न्यूक्लियाई पे अटैक कराते हैं, अटैक, ठीक है ना। क्या कराते हैं, अटैक कराते हैं। देख लीजिए, आप बना लीजिए, ये देखिए ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, इसको ध्यान से लिख लीजिए आप सभी स्टूडेंट। इसको ध्यान से आप सभी देख लीजिए, ये हमारा टारगेट न्यूक्लियाई है। क्या है ये, टारगेट न्यूक्लियाई, ठीक है ना। टारगेट न्यूक्लियाई लिख लीजिए आप, टारगेट न्यूक्लियाई, ये क्या है भाई, ये हमारी टारगेट न्यूक्लियाई है। और ये हमारा क्या है, ये हमारी प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, ये हमारा क्या, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई। इसको हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूसली क्या करते हैं भाई, इसको हम कंटिन्यूसली इस पे अटैक कराते रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई, ये टारगेट न्यूक्लियाई। इसको हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई को, जो स्मॉल न्यूक्लियाई है उसको लार्ज न्यूक्लियाई पे कंटिन्यूसली अटैक कराते रहते हैं, ठीक है ना। जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इस स्टेप को इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। इन चीजों को हम इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन भी लिख लीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि हम इन रिएक्शन को जनरली इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है ना, इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियाई होती है, स्मॉल न्यूक्लियाई, वो कंटिन्यूसली क्या करती है, अटैक करती रहती है, किस पर, हमारे टारगेट न्यूक्लियाई पे, हमारे लार्ज न्यूक्लियाई पे क्या करता है, कंटिन्यूसली वो क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है ना। और इसके कंटिन्यूसली टारगेट न्यूक्लियाई पे अटैक करने के कारण क्या होता है, हमारा टारगेट न्यूक्लियाई की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्या, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और वो क्या हो जाता है भाई, वो अनस्टेबिलिटी की ओर मूव कर जाता है।
हमारा जो टारगेट न्यूक्लियाई पे कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट न्यूक्लियाई का अटैक कराने के कारण क्या होता है, हमारा जो टारगेट न्यूक्लियाई वो अनस्टेबिलिटी की ओर मूव कर जाता है, वहां पर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। और टारगेट न्यूक्लियाई की एनर्जी इंक्रीज होने के कारण अनस्टेबिलिटी इसमें अनस्टेबिलिटी आने के कारण ये क्या करता है, ये अपने अंदर से कुछ पार्टिकल को रिलीज कर देता है, जिसको हम बोल सकते हैं जनरली, जिसको हम बोल सकते हैं अनदर टारगेट न्यूक्लियाई, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, अनस्टेबिलिटी में आ जाता है ये टारगेट न्यूक्लियाई, और ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये अनदर टारगेट न्यूक्लियाई बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो अनदर प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, ये ब्रेक हो जाता है किस चीज में, A+B में। ये जो मैंने आप लिख सकते हो A+B लिखते हो, या फिर आप लिख सकते हो A, कैपिटल A और स्मॉल a, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो जनरली जो कैपिटल A है मेरा, वो तो क्या है, टारगेट न्यूक्लियाई, ये वाला टारगेट न्यूक्लियाई, और जो स्मॉल a है वो कौन सा है, जो हमारे टारगेट न्यूक्लियाई ने क्या किया, रिलीज किया हुआ पार्टिकल है, ठीक है ना, जो पार्टिकल रिलीज किया है, ठीक है ना, जो अदर प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बोल सकते हो आप, या अदर टारगेट न्यूक्लियाई बोल सकते हो जिसको, ठीक है ना, जो अदर टारगेट न्यूक्लियाई हमारा रिलीज हुआ है वो, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया भाई क्या करता है ये इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन और जो मेरी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई डायरेक्टली क्या करता है, कंटिन्यूअसली हमारे टारगेट न्यूक्लियाई पे अटैक करता रहता है, इस टाइप से अटैक करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे टारगेट न्यूक्लियाई की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्या होता है, इंक्रीज, और इंक्रीज हो गई एनर्जी तो वो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी की ओर मूव कर गया हमारा न्यूक्लियस, और वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपने अंदर से पार्टिकल को रिलीज करता है, पार्टिकल्स को रिलीज कर देता है, जिस पार्टिकल्स को हम जनरली क्या बोल सकते हैं, अदर टारगेट न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, पार्टिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्यों रिलीज करता है, क्योंकि वो वापस स्टेबिलिटी में आना चाहता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या लिया था, एक टारगेट न्यूक्लियाई लिया था और उससे प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई को अटैक कराया, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो दो बन के आए। प्रोडक्ट क्या क्या था, एक तो जो टारगेट न्यूक्लियाई थी वही जो हमने लिया था टारगेट न्यूक्लियाई, वही स्टेबल फॉर्म में आ गई वापस, ठीक है ना। और एक कौन सा, जो टारगेट न्यूक्लियाई ने पार्टिकल रिलीज किया है वो, एक कौन सा, जो पार्टिकल ने हमारे टारगेट न्यूक्लियाई जो पार्टिकल रिलीज किया है वो, ठीक है ना, जिसको हम जनरली टारगेट न्यूक्लियाई, अदर टारगेट न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, और हम प्रोडक्ट न्यूक्लियाई या फिर पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन और इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। इस टाइप की ही जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन और इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। इस टाइप की रिएक्शन ही न्यूक्लियर रिएक्शन और इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है ना। तो आपने देख लिया भाई क्या करता है, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई इसमें अटैक किया, एनर्जी इंक्रीज कर अनस्टेबल किया, और इसने फिर क्या किया, इसने एक स्टेबल होने के लिए कुछ टारगेट न्यूक्लियाई को, कुछ पार्टिकल्स को रिलीज कर दिया अपने अंदर से, तो वो क्या कहलाई जनरली। उसके बाद यही रिएक्शन क्या कहलाई, ये रिएक्शन कहलाई भाई हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन और इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन और इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। उसके बाद आया हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन, और जो ये इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, इनका यूज कहां पर है, इनका यूज, तो यूज लिख लीजिए भाई। अगर हमें वन न्यूक्लियाई टू अदर न्यूक्लियाई जनरेट करने है, एक न्यूक्लियाई से अदर न्यूक्लियाई फॉर्म करना है, ठीक है ना, यूज ऑफ दिस रिएक्शन। उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, यूज ऑफ दिस रिएक्शन, यूज ऑफ दिस रिएक्शन। इसके बाद हम क्या देखते हैं, यूज देखते हैं इन रिएक्शंस का। तो सुनिएगा, व्हेन वन न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड इनटू अदर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, एक न्यूक्लियाई को हम अदर न्यूक्लियाई में कन्वर्जन कराने के लिए, अदर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। व्हेन वन न्यूक्लियाई is convert into other nuclei, when एक न्यूक्लियाई को अदर न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और दूसरा यूज क्या होता है, दूसरा यूज क्या होता है, इन रिएक्शन का यूज हम एनर्जी के लिए भी करते हैं, और इन रिएक्शन में स्पॉन्टेनिटी वगैरह का कोई भी मतलब कि कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी चक्कर नहीं होता यहाँ पर, किसका, स्पॉन्टेनिटी वगैरह, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इन चीजों का कोई भी रोल नहीं होता कि स्पॉन्टेनियस हो रही है रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है, क्या गिब्स फ्री एनर्जी, और जो हमारा एंट्रोपी, ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पर नहीं देखते हम, ठीक है ना, इन न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं देखते ये चीजें, ठीक है ना, स्पॉन्टेनिटी वगैरह कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इन
रिएक्शन का यूज किस चीज के लिए करते हैं? एनर्जी के लिए भी यूज करते हैं, बिकॉज दिस टाइप रिएक्शन फॉर्म में वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन टाइप की एनर्जी से क्या होता है? वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी का हम बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर सकते हैं, मतलब जिस एनर्जी का हम बहुत अच्छे से, मतलब कि कई जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, इनका यूज किस चीज में होता है भाई? एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए भी होता है, एनर्जी रिलीज कराने के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें बात की जाए कि अगर हमें हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई, अगर हमें हाई अमाउंट में कहीं एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो हम न्यूक्लियर रिएक्शन करा देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का यूज हम अदर फील्ड में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लिख लीजिएगा। ओके ओके, किस चीज के लिए? एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। सेकेंड यूज एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमारा सेकंड रूल ये आता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सेकंड रूल क्या है भाई? सेकंड क्या है? एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमारा ये क्या होता है? इसमें सेकंड यूज इसका आता है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर क्या होता है भाई? ये जो रिएक्शन होती है, देखिए ध्यान से, ये हमारा रिएक्शन हुई भी न्यूक्लियर रिएक्शन। ये क्या बना भाई? ये B प्लस स्मॉल b, ठीक है ना। और यहां पर क्या निकल के आया? Q, ठीक है ना। ये जनरली क्या है भाई? ये हमारा क्या है? ये क्या होता है? प्रोजेक्टाइल। ये क्या होता है? प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये क्या होता है भाई? टारगेट न्यूक्लियाई। ये क्या होता है? टारगेट। इसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट न्यूक्लियाई। उसके बाद ये क्या है? टारगेट न्यूक्लियाई फर्स्ट, और इसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर इसको आप बोल सकते हो टारगेट न्यूक्लियाई सेकंड, टारगेट न्यूक्लियाई सेकंड, या टारगेट न्यूक्लियाई फर्स्ट। ये हो गया ये वाला, टारगेट न्यूक्लियाई सेकंड ये हो गया, और या फिर इसको बोल सकते हो आप प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। जनरली ये दोनों ही क्या है? प्रोडक्ट न्यूक्लियाई ही है। ये भी क्या? प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, ये भी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई ही है। लेकिन ये वाला क्या है भाई? ये इससे निकला है, ये इससे बाहर जो निकले हैं, ठीक है ना। इससे क्या बने? हमारे ये पार्टिकल्स बन गए दो। इसको हमने क्या कर दिया? इससे हमने दो पार्टिकल्स बना लिए। क्या किया? एक टारगेट न्यूक्लियाई से हमने क्या किया? दो टारगेट न्यूक्लियाई फॉर्म कर लिए। क्या बोल रहा हूं? एक टारगेट न्यूक्लियाई से दो टारगेट न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर ली। एक तो यही है और दूसरा हमारा जो पार्टिकल निकला है वो है, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा? न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहां पे एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी यूज होती है, ठीक है ना। तो सुनिएगा, अगर हमारा एनर्जी यूज हो रही है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आएगा साइन कौन सा? पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। अगर हमारा एनर्जी रिएक्शन के अंदर यूज हो रही है तो हमारा साइन आता है पॉजिटिव, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज से? एक्सोजेरिक एनर्जी से, ठीक है ना। इस टर्म को हम बोलते हैं एक्सोजेरिक। जिस टर्म को जनरली हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेरिक। इस टर्म को हम बोलते हैं एक्सोजेरिक टर्म, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर क्या आता है? अगर हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी अगर नेगेटिव साइन शो कर रही है, कैसा नेगेटिव साइन? तो हमारा एनर्जी जो क्या हो रहा है? वो रिलीज हो रहा है रिएक्शन से। क्या? रिलीज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंडोजेरिक से, जिसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी से? एंडोजेरिक साइन से, एंडोजेरिक साइन से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको ध्यान से लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सभी स्टूडेंट लिख लीजिएगा। इस सभी स्टूडेंट लिख लीजिए। आप सभी इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ओके, आप सभी ने लिख लिया होगा इसको, आप सभी ने लिख लिया ना। टाइम देख लेते हैं गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है आपके पास। तो इस सभी को नोट डाउन कर लीजिए आप। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? जब ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी से? क्यू साइन से, ठीक है ना, क्यू साइन। और वो क्यू अगर किस में हो? पॉजिटिव में हो, ठीक है ना। क्या? पॉजिटिव। अगर हमारे यहाँ पर एनर्जी का साइन जो है पॉजिटिव आ रहा हो, तो हमारा क्या है? यहाँ पर एक्सोजेरिक रिएक्शन हो रही है। कैसा? एक्सोजेरिक। रीजन क्या है एक्सोजेरिक होने का? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो यूज हो रही है रिएक्शन में,
यहाँ पर अगर हमारा Q जो है वो पॉजिटिव में आ रहा हो तो हमारा यहाँ पर क्या आ रही है भाई, Q अगर पॉजिटिव में हो तो हमारा जो रिएक्शन है वो कौन सी हो रही है, एक्सोजेरिक, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी रिएक्शन के अंदर यूज हो रही है। अगर हमारा यहाँ पर Q जो है वो नेगेटिव में आ रहा हो, नेगेटिव साइन शो कर रहा हो, तो हमारी जो रिएक्शन है वो एंडोजेरिक होती है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन से, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी अगर रिलीज हो रही हो तो एंडोजेरिक रिएक्शन, और अगर एनर्जी यूज हो रही हो तो एक्सोजेरिक रिएक्शन। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, टाइप ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या करते हैं इसके बाद हम, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को चेक करते हैं, ठीक है ना, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज चेक करते हैं भाई, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो लिख लीजिए आप, एक तो होती है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन और एक होती है डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। बस इसका मीन्स बता देता हूं जल्दी से आपको, लिख लीजिए आप, टाइप्स, ठीक है ना, टाइप्स। कितने टाइप का होता है भाई, 2 टाइप की रिएक्शन होती है हमारी, कौन सी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है लिख लीजिए आप सभी लिख लीजिए, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन कौन सी है भाई, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन एंड डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, ये चीज अब हम आपको डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहली हमारी आएगी भाई कौन सी, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो भाई हमने सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। तो देखिए कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन किस प्रकार होती है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो हमारी कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन होती है भाई वो क्या होती है, टाइम टेकन होती है, वो जनरली थोड़ा सा टाइम लेती है। किससे ज्यादा लेती हैं, हमारे डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन से, ठीक है ना। हमारी जो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा जो टारगेट न्यूक्लियाई होता है उस टारगेट न्यूक्लियाई पे एक प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई का अटैक कराते हैं, क्या अटैक कराते हैं। और यहां पर जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, टारगेट न्यूक्लियाई जितना तो नहीं होता, लेकिन जो डायरेक्ट न्यूक्लियाई में जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई यूज हो रहा है उस प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई से कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई यूज हो रहा है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए इस चीज को। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर क्या होता है, ये देखिए प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई है यहां पर क्या है, यहां पर देख लीजिए आप ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई और इसका साइज जो है, हमारा जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई जो है और उस प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई का जो साइज होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप अपनी कॉपी में, सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसमें अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई कि ये क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई होता है। ये क्या होता है, यहां पर ये क्या होता है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई है। यहां पर क्या है, ये एक हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। कंपाउंड में, कंपाउंड रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यह लिख लीजिए कि यहां पर जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। टारगेट न्यूक्लियाई जितना तो नहीं होता, लेकिन जितना हम प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई का बहुत स्मॉल साइज यूज करते हैं उतना नहीं, थोड़ा सा बड़ा साइज यूज करते हैं किसका, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई का, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट न्यूक्लियाई में, डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई यूज हो रहा है उससे बड़ा है, थोड़ा सा उससे बड़ा साइज है प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई, किसमें, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में। ओके, उसके बाद ये क्या है, ये हमारा क्या आता है यहाँ पर, ये आता है यहाँ पर टारगेट न्यूक्लियाई। ये क्या आ गया, टारगेट न्यूक्लियाई, ठीक है ना, ये क्या आ गया, टारगेट न्यूक्लियाई। अब हम कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में जनरली क्या कराते हैं, यहां पर हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई टारगेट न्यूक्लियाई के साथ किस टाइप से रिएक्शन करता है वो देखिएगा।
जब हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई का अटैक जब किसके साथ कराते हैं, टारगेट न्यूक्लियाई के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई कुछ टाइम के लिए हमारा टारगेट न्यूक्लियाई के साथ अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अटैच हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, हमारा अटैच हो जाता है किसके साथ, हमारा टारगेट न्यूक्लियाई के साथ। और किस चीज की फॉर्मेशन कर लेता है, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या हो गया, कंपाउंड। क्या करता है भाई, ये एक कंपाउंड की फॉर्मेशन यहां पर कर लेता है। उसको ध्यान से सुन लीजिए आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर क्या होता है उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई है उसको हम अटैक कराते हैं टारगेट न्यूक्लियाई पे, ठीक है, टारगेट न्यूक्लियाई पे। और जैसे ही अटैक कराते हैं तो हमारा जो टारगेट न्यूक्लियाई पे जो प्रोजेक्ट न्यूक्लियाई अटैक करता है, तो वो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई क्या करता है, टारगेट न्यूक्लियाई के साथ अटैच हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, और एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है। और उसके साथ वो जब तक अटैच रहता है जब तक हमारा टारगेट न्यूक्लियाई की एनर्जी इंक्रीज नहीं हो जाती। तो भाई वो टारगेट न्यूक्लियाई के साथ हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई अटैच होकर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करके क्या करता है, इस टारगेट न्यूक्लियाई की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। जिसके बाद क्या होता है, हमारा इस कंपाउंड की जो एनर्जी है, इस कंपाउंड की एनर्जी हो जाती है क्या, इंक्रीज। और इस कंपाउंड की एनर्जी इंक्रीज होने के बाद जो हमारे ये जो कंपाउंड है ये किस में ब्रेक हो जाता है, दो न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो टारगेट न्यूक्लियाई होती है, ये क्या करता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इस टारगेट न्यूक्लियाई की, ठीक है, इस पूरे कंपाउंड की ही एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जिसके कारण ये जो टारगेट न्यूक्लियाई, ये वाला जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या करता है, अपने अंदर से कुछ पार्टिकल को रिलीज कर देता है, और जिसको क्या बोलते हैं हम जनरली, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई या टारगेट न्यूक्लियाई, अदर टारगेट न्यूक्लियाई, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, ठीक है ना, और अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जनरली क्या करता है, ये रिलीज कर देता है भाई, ठीक है ना, जनरली किस चीज को, हमारे दो न्यूक्लियाई को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दो न्यूक्लियाई जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, ये कंपाउंड बन गया। ये जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई इसके साथ अटैच होकर कंपाउंड बना लेता है, इस कंपाउंड की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद इस एनर्जी को क्या कर देता है, इस टारगेट न्यूक्लियाई की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है और इसकी इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। और जैसे ही इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ये अनस्टेबल की ओर जाएगा, अनस्टेबिलिटी की ओर जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये अपने अंदर से कुछ पार्टिकल को रिलीज कर देगा, कुछ टारगेट न्यूक्लियाई को, कुछ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। और उनको रिलीज करने के बाद ही यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ए और बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया भाई, यहाँ पर टू टारगेट न्यूक्लियाई बोल सकते हो आप ये, या फिर इनको बोल सकते हो आप टू प्रोडक्ट न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है, ठीक है ना। ओके, टू प्रोडक्ट न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है, ठीक है ना। तो बस यही था कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, यही जनरली क्या था भाई, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है ना। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन यही होती है, ठीक है ना। तो आप कर लिया अभी। इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बारे में आपको बता दूंगा कुछ एक, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई ने हमारे किस पे, टारगेट न्यूक्लियाई पे अटैक किया और उसके साथ अटैच होकर कंपाउंड बना लिया। उस कंपाउंड की एनर्जी थोड़े टाइम बाद क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसने अपने अंदर से क्या किया, टारगेट न्यूक्लियाई ने अपने अंदर से कुछ पार्टिकल रिलीज कर दिया और स्टेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, दो न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी, दो टारगेट न्यूक्लियाई, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन ही क्या करती है, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है। ओके, और ये थोड़ा टाइम टेकन होती है, डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन से थोड़ा ज्यादा टाइम टेकन होती है, ठीक है ना। ये रिएक्शन थोड़ा क्या होता है, स्लो होती है, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज स्लो न्यूक्लियर रिएक्शन देन डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। जो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उससे ये क्या होती है, स्लो न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना। स्लो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन देन डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये रिएक्शन होती है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, वो थोड़ी स्लो होती है किससे, डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो होती है जल्दी से, फास्टली हो जाती है वो रिएक्शन, तो वो बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ी सी स्लो होती है डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन से। डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन से कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन थोड़ा स्लो होती है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर और क्या डिफरेंस आता है डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन से, अभी मैंने कराया नहीं लेकिन बता देता हूँ। क्या यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई होता है उसका साइज बड़ा होता है थोड़ा सा, किससे, डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में जो हम प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई यूज करेंगे उससे। तो अब हम डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन ही करेंगे। अब ये जो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ये फास्ट क्यों होती है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो न्यूक्लियाई यूज करते हैं हम प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई, वो होता है बहुत छोटा, स्मॉल साइज में, बहुत ही छोटा साइज का होता है। और जो टारगेट न्यूक्लियाई होता है वो थोड़ा, आपको पता ही है, वो थोड़ा लार्ज होता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई है वो कंप्लीट न्यूक्लियस पे अटैक नहीं करता,
वो एक थोड़े बहुत पार्ट पे रिएक्ट करता है। यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई वो कुछ एक थोड़े बहुत जो टारगेट न्यूक्लियाई का जो पार्ट है उस पार्ट पे अटैक करता है, और डायरेक्टली इतनी फास्टली अटैक करता है क्योंकि छोटे साइज का तो होता ही है, तो ये डायरेक्टली अटैक करके और कंप्लीट न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन ना करके कुछ एक पार्ट पे रिएक्शन करके कुछ एक न्यूक्लियंस के साथ, न्यूक्लियस के अंदर जो कलेक्टिवली पार्ट है न्यूक्लियंस, आपको पता है ना जो न्यूक्लियस के अंदर ही तो कलेक्टिवली पार्ट्स जो है वो न्यूक्लियंस के हैं, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर किस चीज के, न्यूक्लियंस के, उन न्यूक्लियंस पार्ट के साथ वो रिएक्शन करते हैं। क्या हमारा प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई डायरेक्टली जल्दी से उन न्यूक्लियंस पार्ट के साथ रिएक्शन करते हैं और उस पार्ट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियंस को कन्वर्ट करते हैं, ना कि कंप्लीट न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, जो हमारा स्मॉल न्यूक्लियाई होता है प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियाई, किसमें डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में वो फास्टली जल्दी से जल्दी वो क्या करता है, टारगेट न्यूक्लियाई में जो इनके पार्ट होते हैं न्यूक्लियंस जो होते हैं, न्यूक्लियंस के साथ जल्दी से रिएक्शन करता है और उन न्यूक्लियंस को कन्वर्ट करता है